हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हुआ था सिस्टम। बताया था कि पहले था भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही, उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप आई, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति 50 तक बिजनेस करते हैं मिलके, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो जो आधुनिक जो फॉर्मेट कह सकते हैं, नया जो फॉर्मेट है, वो कंपनीज़ का टाइम है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियों के नाम भी सुने होंगे आपने। सैमसंग है, नोकिया है, एमआरएफ है, एप्पल है। तो आज कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या सिस्टम है, कितने लोग मिलके कंपनी खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखें और वीडियो ज़रूर सुना करो, देखा करो इसको। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसका मेन नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं इनको। आगे फिर इनमें नाम हो जाते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो चीज़ें। पूरा बेसिकली नाम क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। और ये रजिस्टर्ड कॉरपोरेट है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है कंपनी का, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो पढ़ते हैं आगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर अमर्ज to overcome the difficulties of sole proprietorship and partnership business organization and to run large scale business enterprises। तो कह रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखो कोई ना कोई रीज़न रहता है। कोई भी नई चीज़ आती है सामने तो उसके पीछे कुछ पहले की कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं किसी पुराने सिस्टम की। तो मैंने बताया ऐसे ही कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस के कारण बड़े लेवल पे बिजनेस की ज़रूरत महसूस हुई, एमएनसीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। तो उस वजह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां आई, ये उभर के सामने आई। तो ये डेफिनेशन, एक कंपनी इज ए वॉलेंट्री, सारे ही वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मर्जी से आप करते हो कोई भी बिजनेस, किसी में शामिल होते हैं। तो ये भी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वॉलेंट्री एसोसिएशन था, स्वैच्छिक था पर्सनस का। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बहुत अच्छी लाइन है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कानून की नज़र में कंपनी अलग अस्तित्व रखती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। पार्टनरशिप नहीं है भाई, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि चलती रहेगी इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक। कहने का मतलब ये है कि मेंबर्स में, कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज फॉर एवर, कि सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आए जाएं, मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी चलती रहेगी, उसका सक्सेशन परपेचुअल है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। एंड हैविंग ए कॉमन सील, फिर से देखें, कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी क्या है, व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है जिसका अलग से वैधानिक अस्तित्व है कानून की नज़र में। परपेचुअल सक्सेशन है, वो टिकाऊ है, वो बनी रहती है, चलती रहती है, और एक उसकी कॉमन सील, एक स्टैंप होती है। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है भाई। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एज पर कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये किसके अंदर आता है, पढ़े थे ना शुरू में बिजनेस में, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। तो ये इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आते हैं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जैसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वैसे ही रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो प्रीवियस लॉ कौन कौन से आए हैं, 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 था भाई। हम जब पढ़ते थे तो कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा है। तो 2013, 2014 या 15 से ये बुक्स में आया है 2013 एक्ट। उससे पहले कंपनी एक्ट 1956 ही चलता था। उससे पहले 1956 से क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी ऑर्डिनेंस था 1942 अंग्रेज़ों के टाइम का। और उससे पहले द इंडियन कंपनी एक्ट 1913 था। उससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था। और उससे पहले 1866। तो इस तरह से ये एक्ट रहे हैं, बार बार अमेंडेड होते रहते हैं। जिस साल बहुत बड़ा अमेंडमेंट आता है, सन चेंज हो जाता है। 1956 के बाद भी अमेंडमेंट आए एक्ट के अंदर, संशोधन हुए काफ़ी, लेकिन एक बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे जब अमेंडमेंट होता है तो वो उसके आगे वही ईयर सेट हो जाता है।
फीचर्स देखे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो कंपनी हमें पता चल गया कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सन्स का, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो अब इसकी फीचर्स पढ़ते हैं, वही फीचर है जो उसमें दे रखी थी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक व्यक्ति है ये जिसका निर्माण कानून ने किया है। किसने किया है? कानून ने। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, देखो क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि इसका निर्माण कानून से हुआ है, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, इसका अस्तित्व जो है वो अपने सदस्यों से अलग है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम की अलग संपत्तियाँ होती हैं, कंपनियाँ चलती रहती हैं, मालिक बदल जाते हैं। वो अपने नाम पे फंड ले सकती है, बैंक में अकाउंट रख सकती है, ज़मीन रख सकती है अपने नाम पे, मारुति कंपनी, हुंडई कंपनी, है ना। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से, बट इट्स नॉट ए नेचुरल पर्सन, परंतु ये नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि एक काम जो आदमी जो काम कर सकता है वो सारे काम एक कंपनी कर सकती है अपने नाम से। कहने का मतलब ये, बैंक में अकाउंट रख सकती है, प्रॉपर्टी रख सकती है, लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकती है, दूसरी कंपनियों से कॉन्टैक्ट कर सकती है, फॉरेन ट्रेडिंग कर सकती है, सब तरह की चीज़ें। तो सबसे पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, जब आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका कानून की नज़र में अस्तित्व अलग है, जैसे हमारा अपना अस्तित्व है एक। एज द कंपनी इज ए रजिस्टर्ड बॉडी, क्या है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी है। इट इज़ ट्रीटेड एज ए लीगल पर्सन। देखो भाई, जिसमें भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा ना, ध्यान रखें, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट इज़ ट्रीटेड एज लीगल पर्सन एंड इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। कंपनी के नाम की जो चीज़ें हैं वो इसके ओनर से कह रहा है कि अलग होती हैं। फिर अब फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कंपनी का फॉर्मेशन लॉ से होता है भाई। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, कह रहा है टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, काफ़ी सारे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्ट्स है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आगे आएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं। इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट एंड द रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लगती है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में, और या कोई अदर लॉ के तहत। तो ये फॉर्मेशन का सिस्टम हो गया। फिर अब परपेचुअल सक्सेशन, मैंने पहले भी बता दिया था कि इसका अस्तित्व स्थायी है। ए कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैंस ओनली द लॉ कैन बीइंग एन एंड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो अस्तित्व है वो लॉ से है, लॉ ही इसको बंद करवा सकता है, कानून ही। जब कोई बहुत ही इलीगल सिस्टम पे पहुंच जाए कंपनी, तो बाय ऑर्डर बंद करवाई जा सकती है। किसी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी, किसी पागलपन, दिवालियापन, मृत्यु, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसकी लाइफ के ऊपर। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मेंबर होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। द ओनर ऑफ ए कंपनी आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, जिनके पास ज़्यादा शेयर वो फिर वोट डालते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर आगे डिसीजंस लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है लायबिलिटी। जब अलग से ही एग्जिस्टेंस है, मैंने बताया था, जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी भी क्या होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ओनली। मान लो किसी पब्लिक कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी डूब जाती है, बुरी तरह से बुरे लॉस हो जाते हैं, तो आपका लॉस सिर्फ 1 लाख तक का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है ना। उसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी एक स्टैंप होती है, वो खुद साइन नहीं कर सकती ना, तो ये सील ही, ये स्टैंप ही, जैसे स्कूल की एक स्टैंप होती है, आपके स्कूल की स्टैंप है, उसी तरह से कंपनी की भी एक सील होती है नाम से, और वो जहाँ पे लगी वही उसकी सिग्नेचर माना जाएगा। रिस्क बियरिंग, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर कंपनी का निर्माण करते हैं, तो इसमें रिस्क जो वो बढ़ जाता है आपस में, तो ज़्यादा जो है हैवी बर्डन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग समझा और इसके फीचर्स को समझा। तो इनको आप नोट्स बनाएं और अच्छे से इनकी तैयारी करें। थैंक यू।